The rain is falling vertically downward with a velocity of 10 meter per second. At the same time, a boy is running on the road with a velocity of 10 meter per second from west to east. Find the resultant velocity of rain. और दूसरा चीज़ है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला होल्ड बाय द बॉय टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। यानी कि बारिश जो रहा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक उसी समय जो है ना एक लड़का जो है बेस टू ईस्ट की तरफ जा रहा है। देखो इसको डायग्राम से इस तरह से, जिसे मान लो ये मान लेते हैं वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, ठीक है ना, ये वेस्ट हो गया और ईस्ट हो गया। बारिश जो है रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो मान लो ये बारिश है, इस तरह से चाहो तो दिखा सकते हो बारिश की बूंद इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है। मान लेते हैं इसका वेलोसिटी जो है ना ये हो गया भी रेन, ये दिया हुआ है। अब एक बॉय जो है ना ठीक वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय को हम लोग भी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये इधर से इधर जा रहा है, ठीक है ना। अब इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना, क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो निश्चित रूप से जो है ना जब मान लो लड़का दौड़ते हो जाएगा ना तो पानी जो है ना उसको ठीक सामने से टकराएगा, तो सामने से टकराता है तो ये रिजल्टेंट ये हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हो जाएगा रेन का ये हो जाएगा इधर ऐसे, ये हो गया। ये डायरेक्शन मान लो ये है, तो ठीक उसको अगर उलट दो तो इधर हो जाएगा माइनस भी बी, ठीक है ना। देखो बॉय जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, इसका ठीक डायरेक्शन चेंज कर दिए। अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल में एक साइड एक वेक्टर को, दूसरा दूसरे वेक्टर को, तो तीसरा जो होगा इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी यहाँ से एरो इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है ना। और ये हो जाएगा भी आर बी, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू बॉय। और ये किसके बराबर का पता है, ट्रायंगल लॉ से इन दोनों के सम के बराबर, यानी यहाँ से लिखोगे ये हो जाएगा भी आर वेक्टर प्लस माइनस भी बी वेक्टर, यही हो गया। यहाँ से देखो सॉल्यूशन में, तो रेन जो है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो रेन यानी का जो वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। बॉय जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट और उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ज़रा गौर से देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। अगर ये 90, इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ से लिखेंगे, देखो मैग्नीट्यूड निकालते हैं सबसे पहले, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन, इसको हम लोग लिखें किससे, यहाँ पर देखो वेक्टर का साइन लगा देना, तो ये हो जाएगा भी आर बी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो भी आर बी हो जाएगा। देखो पिछले क्लास में जो फॉर्मूला बताए थे आर बराबर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, तो ए और बी के जगह पर भी आर और भी बी हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे भी आर का स्क्वायर प्लस भी बी का स्क्वायर माइनस 2 भी आर भी बी, और कॉस कितना हो जाएगा थीटा की जगह पर 90 डिग्री कर दोगे, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। कॉस 90 क्या होता है ना जीरो, कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो, तो ये पूरा हो जाएगा जीरो, तो बच जाएगा बस इतना ही, यानी रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो रूट अंडर 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो कितना वैल्यू आ गया 10 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा 10,
तो हो जाएगा 10√2, चलो यहाँ लिख देते हैं 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी रेन का। अब हम लोग को निकालना है कि बॉय किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करे, छाता को पकड़ के रखे, ताकि वो बारिश से बच जाए, अपने आप को बारिश से भीगने से बचा ले। लेट द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला मेक्स एन एंगल थीटा डैश विद द वर्टिकल, तो ये हो जाएगा tan थीटा डैश, ठीक है ना, थीटा डैश ये हो गया, यहाँ पर भी थीटा डैश हो गया। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, इसमें दो केस जानेंगे। रियल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। रियल नंबर जिसको वास्तविक संख्या कहते हो, जिसमें रेशनल इरेशनल यानी परिमेय अपरिमेय संख्या सब आ जाता है टोटल। तो रियल नंबर, अगर किसी वेक्टर को ना, किसी वेक्टर को सुन लो तो लिखना, अगर किसी वेक्टर को पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लेते हैं पॉजिटिव रियल नंबर n, क्या मान लिए n, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा n टाइम्स, मतलब जितना से मल्टीप्लाई करोगे, n से करोगे तो n टाइम्स, 2 से करोगे तो 2 टाइम्स, 3 से करोगे 3 टाइम्स, 1/2 से करोगे 1/2 टाइम्स, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा n टाइम्स, डायरेक्शन वही रह जाएगा अगर पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इफ़ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव रियल नंबर n, then its magnitude becomes n times but direction remains same as that of original vector। अब एग्जाम्पल से देखें, यहाँ पर मान लो ये हो गया, ठीक है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे मान लेते हैं n इज इक्वल टू है 2, ठीक है ना, n बराबर मान लेते हैं 2, और कोई वेक्टर मान लो, यहाँ से ए वेक्टर को इस तरह से लिख देते हैं, ये मान लो ये हो गया ए वेक्टर। अब अगर यहाँ से लिखोगे 2a वेक्टर तो डायरेक्शन वही रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका दुगना हो जाएगा, ठीक मान लो इस तरह से, ये मान लेते हैं, ये हो जाएगा 2a वेक्टर हो गया। तो मैग्नीट्यूड वही रह गया, बस सॉरी डायरेक्शन वही रह गया, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो गया, दोगुना हो गया, सीधे डबल हो गया, ठीक है ना। ये था, जैसे मान लो किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मान लेते हैं n बराबर कितना मान लेते हैं, चलिए मान लिए 3, ठीक है ना। और अगर मान लेते हैं कि लेट अ फोर्स ऑन द बॉडी इज 10 न्यूटन आई कैप, यानी कि 10 न्यूटन लग रहा है फोर्स। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग, किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब लिख देंगे n, ये जो हो जाएगा, मान लो f तो दिया हुआ है, f कितना हो गया, चलिए इसको ऐसे करके लिख देते हैं। यहाँ पर देखो f वेक्टर हो गया 10 न्यूटन आई कैप। अब लिखेंगे देयरफॉर n ए वेक्टर, n कितना 3 ना, तो 3 हो जाएगा, और ए वेक्टर कितना है 10 न्यूटन आई कैप, तो हो गया 30 न्यूटन आई कैप। तो मैग्नीट्यूड हो गया 3 टाइम्स, लेकिन डायरेक्शन अभी भी आई कैप है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो अगर पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना से मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड उतना ही टाइम हो जाएगा मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्शन वही रह जाएगा जो पहले से है ओरिजिनल वेक्टर का। दूसरा केस क्या है कि अगर कोई मान लो वेक्टर है और उसको निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, निगेटिव रियल नंबर मान लेते हैं उसको m। फिर से सुन लो ध्यान से, अगर किसी वेक्टर को निगेटिव रियल नंबर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा m टाइम्स, जितना से मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड उतना ही टाइम्स हो जाएगा, और डायरेक्शन ठीक ओरिजिनल वेक्टर के अपोजिट हो जाएगा। माने इसमें डायरेक्शन भी बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड ही बदलेगा, डायरेक्शन ही बदलेगा। अगर किसी वेक्टर को निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना
तो जितना से मल्टीप्लाई करोगे मैग्नीट्यूड उतना ही टाइम्स हो जाएगा। m से मल्टीप्लाई करेंगे m टाइम्स, और डायरेक्शन भी ठीक उसके अपोजिट, जो ओरिजिनल वेक्टर उसके अपोजिट हो जाएगा। तो इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव रियल नंबर m, देन इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स m टाइम्स एंड डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट एज दैट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। इसको एग्जाम्पल से पहले देख लो ध्यान से, एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल में मान लो यहाँ से ए वेक्टर, चलिए हम लोग मान लेते हैं ये है ए वेक्टर, एंड m बराबर मान लेते हैं चलो -2, मान लिए -2। अब लिखेंगे देयरफॉर एम ए वेक्टर, एम ए किसके बराबर हो जाएगा -2a वेक्टर। तो यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा सीधे दुगना इसका, लेकिन डायरेक्शन भी बदल जाएगा। देखो ओरिजिनल का डायरेक्शन किधर इधर है और इसका डायरेक्शन इधर हो गया, ये हो गया -2a वेक्टर। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई कार जा रहा है ईस्ट की तरफ, कार जा रहा है ईस्ट की तरफ, यानी लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 20 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, यानी वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ। और अगर मान लो इफ m इज इक्वल टू, क्या मान लोगे, मान लो जो भी मानना, चलिए मान लेते हैं 1.5, मतलब हमेशा होल नंबर में नहीं देते हैं, ये मान लिए फ्रैक्शनल नंबर दे दिए -1.5। अब लिखेंगे देयरफॉर m भी वेक्टर कितना हो जाएगा -1.5 इंटू 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ये हो गया। मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा पता है 30 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, माइनस के साथ। अब माइनस साइन शो कर रहा है कि डायरेक्शन ठीक इसके अपोजिट है, तो इसको अगर लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स वेस्ट की तरफ, यानी ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया वेस्ट। तो देखो मैग्नीट्यूड भी बदला और डायरेक्शन भी बदल गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी यानी सदिश राशि को अदिश राशि से गुना करना है। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को ना स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा वेक्टर ही होगा। जैसे एग्जाम्पल में मान लो मास को एक्सेलरेशन से गुना करो, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाता है फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो तो m भी मास इंटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, क्या मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी। यानी इफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी then the resultant will be a vector quantity. And if a vector quantity is multiplied by a scalar quantity then the resultant will be a vector quantity. एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल, मास इंटू हाँ दिन के बाद है मास इंटू वेलोसिटी, ये हो जाता है लीनियर मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम, यानी यहाँ से m भी वेक्टर हो जाएगा p वेक्टर के बराबर। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लिख लो,
मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा इक्वल टू फोर्स। मास m हो गया, एक्सेलरेशन a वेक्टर, फोर्स को लिखते हैं F वेक्टर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम और कंडीशन फॉर रिजल्टेंट जीरो वेक्टर, यानी किस स्थिति में रिजल्टेंट जीरो होगा और बॉडी जो होगा इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा, यानी अगर तीन वेक्टर हो, ठीक है, अगर किसी बॉडी पर एक साथ लग रहा हो और तीनों का रिजल्टेंट सम क्या हो, जीरो, उस केस में तीनों वेक्टर को ट्रायंगल के तीन साइड से रिप्रेजेंट करेंगे जिसका ऑर्डर सेम होगा। तो इसको पहले लिख लोगे, ठीक है ना। तो लिखो if three vectors act simultaneously on a body and their resultant is zero, then these vectors are represented by three sides of a triangle taken in same order। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम और कंडीशन फॉर रिजल्टेंट जीरो वेक्टर, यानी कि कोई भी मान लो बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगा, यानी इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा। तो अगर तीन वेक्टर एक साथ अगर किसी बॉडी पर एक्ट हो रहा हो और उसका रिजल्टेंट हो जीरो, तो तीनों वेक्टर को ट्रायंगल के तीन साइड से रिप्रेजेंट करेंगे जिसका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। सेम ऑर्डर हो गया, यानी थ्री वेक्टर्स एक्ट सिमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी एंड देयर रिजल्टेंट इज जीरो, देन these vectors are represented by three sides of a triangle taken in same order। तीन वेक्टर को मान लेते हैं, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर, तीनों का सम होगा जीरो। तो तीनों वेक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ट्रायंगल से। यहाँ पर देख लो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, जिसका ऑर्डर सेम होगा। यहाँ पर ये जो है इसी जगह लिख देते हैं देन, ताकि ये लगे कि इसकी फिगर है इसके लिए। अब प्रूफ के लिए फिगर है, यानी ये हम लोग ट्रायंगल लिए हैं, दो साइड दो वेक्टर, तो तीसरा जो है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से दोनों के सम को रिप्रेजेंट करता है। साफ साफ देख रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो थर्ड साइड जो है अपोजिट ऑर्डर में इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हो गया आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बट अगर इन दोनों फिगर को मिलाओ तो आर वेक्टर जो है ठीक सी के अपोजिट है, इसलिए आर वेक्टर हो जाएगा माइनस सी वेक्टर। तो यहाँ से आर के जगह रखेंगे माइनस सी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर, ये हो गया सी माइनस सी के बराबर। और जब तीनों को एक साथ कर देंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इधर जाके माइनस से हो जाता है प्लस हो जाएगा। इफ थ्री फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F3। यानी F3 का मैग्नीट्यूड निकालना। देखो तीन फोर्स लग रहा है एक साथ और बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अभी इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या पढ़े थे, अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो तीनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो। क्या होगा, सम जीरो। तो यहाँ से कहने का मतलब है सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन में ये क्या हो जाएगा,
फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी संतुलन में रहने के लिए क्या होना चाहिए? तीनों का सम 0, यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू 0। सबका वैल्यू रखते हैं। F1 कितना है? 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। F2 है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस F3 वेक्टर, और तीनों का सम हो गया 0। 4i प्लस 2i कितना? 6i कैप, ठीक है ना। 5j प्लस 3j कितना हो जाएगा? 8j कैप, और 2k माइनस k यानी बचेगा प्लस k कैप प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू 0। सबको उधर लेके चल जाते हैं, तो F3 वेक्टर हो जाएगा माइनस 6i कैप माइनस 8j कैप माइनस k कैप। अब क्या निकालना है? उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F3। तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ F3। तो मैग्नीट्यूड इसका जो होगा ना वो हो जाएगा, ये हो जाता है F3 बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। 36 प्लस 64 प्लस 1 यानी कितना? 101 ना। ये हो जाएगा रूट अंडर 101 न्यूटन। इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो F3 लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसको लिख लो।